हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बता रहा हूं विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो, जो कि इस प्रश्नावली का देखिए लास्ट पार्ट है और इस पूरे चैप्टर का भी देखिए लास्ट पार्ट है। आज देखिए मैंने जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि 9 तक क्वेश्चंस आपको पिछले पार्ट में मैंने आपको बताई, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 ही लिखा। y e टू द पावर x अपॉन y dx इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए शायद इस तरीके के क्वेश्चन आपने जो संघातीय अवकल समीकरण है उसमें एक ही क्वेश्चन शायद ऐसा हो मैंने शायद आपको करवाया भी है, क्वेश्चन नंबर 10 था शायद, जिस ब्रैकेट में x अपॉन वाई आपको लगता है, तो वो हम कोशिश तो यही करेंगे पहले dx अपॉन dy का मान निकालें। ये बात आप लोग देखिए ध्यान रखें, जहां कहीं भी आपको लगे किसी भी ब्रैकेट में x अपॉन वाई साइन या कॉस के साथ कोई कोण आ रहा हो पावर में x अपॉन वाई, तो आप dx अपॉन dy का ही मान निकालेंगे। अगर यहां y अपॉन x होता तो मैं dy अपॉन dx का मान निकालता। अब क्योंकि यहां x अपॉन y है, मैंने dx अपॉन dy को हम बटे में ले आए, इस पूरे पद को बटे में ले गए। अब देखिए जितने भी फलन हैं, अगर वो x अपॉन y के रूप में ही बचे तो ये संघातीय अवकल समीकरण है। चलिए मैं ये बात चेक करके देखता हूं। अगर चलिए मैंने सेपरेट ही कर देता हूं सीधा, दिस अपॉन दिस, तो e की पावर x अपॉन वाई कैंसिल, बचा क्या x अपॉन वाई। तो ये तो देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है, x अपॉन वाई फलन बिल्कुल ठीक है। चलिए मैंने इसे ब्रैकेट में कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस, एक y से y कैंसिल, बचा क्या y अपॉन e टू द पावर x अपॉन वाई। ये भी देखिए मैंने लिख दिया x अपॉन वाई, ये बिल्कुल ठीक है फलन, e की पावर x अपॉन वाई ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां केवल y आ गया। अगर ये x अपॉन वाई होता तो ये संघातीय हो जाती। ये देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें सारे फलन x अपॉन वाई के रूप में है, केवल ये फलन देखिए नहीं है x अपॉन वाई के रूप में। इसका मतलब हम यहां ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि यह अवकल समीकरण dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई प्रकार की एक संघातीय अवकल समीकरण है। आपको ये लाइन नहीं लिखनी क्योंकि संघातीय है ही नहीं। यहां पावर का देखिए ये एक्स अपॉन वाई के रूप में, ये एक्स अपॉन वाई के रूप में, ये तो नहीं है एक्स अपॉन वाई के रूप में। हम ये वाली लाइन तो नहीं लिखेंगे संघातीय अवकल समीकरण। हाँ एक बात जरूर है, इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए मुझे x इक्वल टू रखना वी वाई ही पड़ेगा। ये आप लोग भी ध्यान रखें, भले ही संघातीय नहीं हो, हम इसे सॉल्व तब भी इसी मेथड से ही करेंगे। अगर यहां y अपॉन एक्स होता है यानी dy अपॉन dx, तो भी मैं वही रखता y इज इक्वल टू बी एक्स। चलिए इसका अवकलन अगर करते हैं y के सापेक्ष, तो इसका तो गुणनफल नियम से ही होगा। पहले v को ऐसे लिखा y का 1 क्योंकि y के सापेक्ष है, प्लस y को ऐसे लिखा v का dv अपॉन dy। ये dx अपॉन dy का मान मैं इधर रख देता हूं, यानी v प्लस वाई इंटू डीवी अपॉन डी वाई इक्वल टू केवल x अपॉन वाई। देखिए यहां से देखता हूं तो किसके इक्वल है v के, ये y मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये हो गया e की पावर v, क्योंकि मैंने x अपॉन वाई की जगह v रख दिया, dx अपॉन dy का मान रख दिया, v से v देखिए कैंसिल हो गया। अब ये देखिए हो सकता है कि चर पृथक्करणीय अवकल समीकरण बन जाए। कैसे? चलिए मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं पहले यहां पे, क्योंकि मैंने आपको यहां तो नहीं लिख के दिखाया। y इंटू डीवी अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई अपॉन ई टू दी पावर v, y से y कैंसिल हो गया। ये देखिए चर पृथक्करणीय है, भले ही मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, बाद में अगर ये चर पृथक्करणीय बन जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, भले ये संघातीय थी या नहीं थी। मैं देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूं, e की पावर v dv इक्वल टू डी वाई, ई की पावर v dv इक्वल टू डी वाई। दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर यानी e की पावर v इक्वल टू वाई, e की पावर v का समाकलन e की पावर v यही हो गया, और इसको में 1 का करेंगे तो 1 का y प्लस सी,
और v का मान रखते हैं अगर देखिए तो v का मान कितना है x अपॉन वाई, यानी e की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी। ये देखिए सॉल्व हो गया। भले ये संघातीय नहीं थी, लेकिन आपको देखिए ये बात ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर आपको लगता है x अपॉन वाई आ गया तो आपको x इक्वल टू वी वाई रख के ही सॉल्व करना है, और y अपॉन x आ जाए तो y इज इक्वल टू वी एक्स रख के सॉल्व करना है। देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन बताया आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब ये समीकरण देखिए इस रूप में दी है, तो सबसे पहला काम देखिए हमारा यही होगा, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आएगा। या तो देखिए हर एक पद की मैं गुणा करूं, एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। फिर डी वाई वाले पद एक तरफ, डी एक्स वाले पद एक तरफ, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान भी निकल जाएगा। दूसरा मेथड देखिए ये है, आप चलिए ये भी सीख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू, ये मैं अपॉन में ले गया, यानी कि dx माइनस डी वाई अपॉन dx प्लस डी वाई, dx माइनस डी वाई अपॉन dx प्लस डी वाई। मैं देखिए एक काम करता हूं, जैसे शायद आपने ये नियम पढ़ रखा होगा, अगर हम इसके बटे में एक मानते हैं यानी x माइनस वाई अपॉन 1, तो हम इसमें योगांतर अनुपात का नियम भी लगा सकते हैं। यह आपने पढ़ रखा है, एक बार अंश हर में से चाहे अंश को माइनस कर दें चाहे अंश में से हर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टेप देखिए हम इधर लिखेंगे वही स्टेप हमें इधर लिखना है। पहले मैं चलिए इधर करता हूं, मैं हर में से अंश को माइनस कर रहा हूं, यानी dx प्लस dy माइनस dx माइनस dy, और एक बार प्लस कर रहा हूं dx प्लस dy प्लस dx माइनस dy। आप लोग चाहे तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, dy वाले पद एक तरफ, dx वाले पद एक तरफ, फिर dy अपॉन dx का मान निकल जाएगा। यहां भी देखिए यही काम करूंगा मैंने हर में से अंश को माइनस किया, तो मैं हर में से ही अंश को माइनस करूंगा, यानी 1 माइनस एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। हर में से अंश को माइनस किया, हर में अंश को प्लस भी किया। चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई। देखिए ऊपर में अगर सॉल्व करता हूं, dx से dx कैंसिल, dy प्लस dy 2dy, और dy से dy कैंसिल, dx प्लस dx 2dx। ये हुआ dy अपॉन dx का मान। चाहे आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब देखिए ये अगर मैं चेक करता हूं कि dy अपॉन dx इक्वल टू दिस, ये चर पृथक करनी है, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें x वाले पद सब dx के साथ हो जाएं, y वाले पद dy के साथ, ये पॉसिबल नहीं है। ये संघातीय नहीं है क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1, ये तो पावर 0 मानी जाएगी। यहां तो 1 है पावर, ये पावर 0 है, ये संघातीय नहीं है। इसका अब आती है देखिए ये जो आपने रेखे कप का समीकरण पढ़ी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये उस प्रकार की भी नहीं हो सकती। आप लोग dy अपॉन dx प्लस पी वाई का पद अलग करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग इस प्रकार के अवकल समीकरण में एक बात ध्यान रखें, मैं आपको चलिए यहां लिख के दिखा रहा हूं। अगर आपको कोई भी अवकल समीकरण एक फलन इस तरीके का मिले, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका कोई फलन dy अपॉन dx इक्वल टू मिले, dy अपॉन dx इक्वल टू इस तरीके का कोई फलन, तो आप इस पूरे फलन को यानी जो ब्रैकेट है इसे t मान लें। यहां देखिए x माइनस वाई है, यहां कितना है, ऊपर भी x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है। क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, लेकिन मैं आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूं। अगर इस तरीके की कोई भी अवकल समीकरण मिले जिसमें एक x प्लस वाई का कोई फलन आ रहा है, मैं देखिए आपको उदाहरण लिख के दिखाता हूं, एक शायद ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। ये देखिए मैंने लिखा, तो यहां पे देखिए x प्लस वाई, आप इसे t मान लेंगे।
यही चीज मैं देखिए यहां करूंगा, x माइनस वाई आ रहा है, यहां भी x माइनस वाई, इस x माइनस वाई को ही हम t मानेंगे, जो कि उन्होंने देखिए बुक में हिंट दे रखी है, लेकिन उन्होंने केवल पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया इस तरीके का, और वो भी क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस वाई इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन हमने किया 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ गया, 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, वही देखिए मैं यहां रखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स माइनस वाई को टी मान लिया। अब चलिए अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स का मान निकालें, 1 माइनस, ये मैंने इधर कर दिया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब इसे सॉल्व अगर हम करें, यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी, 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख दूंगा, तो ये बचेगा 2 इंटू टी अपॉन 1 प्लस टी। हर क्वेश्चन किसी भी प्रकार के अवकल समीकरणों बाद में वो चर पृथक्करणीय रूप का ही बनता है। ये भी देखिए बनेगा किस तरीके से, t प्लस 1 को हम ऊपर ले आए और t को ले गए बटी में, इक्वल टू 2dx। ये देखिए चर पृथक्करणीय ही है, दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन करने पर। चलिए मैं यहां लिखता हूं t प्लस 1 अपॉन टी, इसे तो हम देखिए सेपरेट करके ही करेंगे, यानी 1 प्लस 1 अपॉन टी, 2 हमने बाहर ले लिया, क्या आएगा इसका समाकलन, 1 का तो देखिए t हो गया t के सापेक्ष, 1 अपॉन टी का log t हो गया, 1 का x नियतांक हमने लिख दिया, t का मान चलिए रखता हूं मैं, t का मान कितना है x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। और लास्ट में अगर मैं देखिए बैलेंस करके लिखता हूं, यानी कि चलिए मैं इधर लिख देता हूं log x माइनस वाई इक्वल टू, ये पद मैं इधर ले गया तो 2x माइनस x ही बचा, y इधर जाके प्लस का हो गया प्लस सी। हम इतना उत्तर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये व्यापक हल है लेकिन ये विशिष्ट हल नहीं है। और अगर आप चाहें तो ये e की पावर में भी ला सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई प्लस सी। चलिए मैंने पहले यहां तक ही छोड़ दिया है। अब ये आपको देखिए इसका विशिष्ट हल निकालना है, y इज इक्वल टू -1 यदि x इक्वल टू 0। ये चलिए मैं यहां मान रख रहा हूं, x का मान 0 रखा, y का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, x का मान 0 रखा, y का मान -1, log 1 का मान 0, c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1। ये हो गया देखिए c का विशिष्ट मान। ये मान अगर हम यहां रख दें, यानी कि log x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, आप उत्तर छोड़ सकते हैं इतना, और नहीं तो x माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई प्लस 1, वो भी लिख सकते हैं। ये हुआ देखिए इस प्रकार की अवकल समीकरण जो भी आएगी, आपको केवल ये ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में दे रखा है और क्वेश्चन भी इसके आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, आपको इस तरीके की जो ब्रैकेट होंगी उन्हें टी मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो देखिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया, ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ई की पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1। तो देखिए पहला काम तो मैं यही करता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना। ये तो डी एक्स अपॉन डी वाई को अगर हम बटे में ले जाएं सीधा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही हो गया, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, केवल आपको देखिए ये बचा
ई की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स जैसे मैंने लिखा है यहां पर, ये चर पृथक्करणीय तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें x वाले पद अगर मैं एलसीएम भी ले लूंगा तो dx के साथ फिर ये आएगा या dy के साथ ये आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये चर पृथक्करणीय नहीं हो सकती। ये समघातीय भी नहीं है, क्योंकि ये अलग पद है, ये अलग पद है। यहां भी देख सकते हैं पावर डिफरेंट है। ये रैखिक अवकल समीकरण देखिए बन सकती है किस तरीके से, अगर हम इस पद को इधर ले आए और y अपॉन अंडर रूट एक्स को मैंने इस तरीके से लिखा, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये हुआ देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपको यही लाइन लिखनी है। यह है अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू प्रकार की एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहां p बराबर, तुलना अगर हम करें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और q बराबर e की पावर माइनस के 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। p का मान भी लिख दिया, q का मान भी लिख दिया। अब देखिए आगे क्या आता है। सबसे पहले हम इसमें जो निकालते हैं समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका सूत्र होता है e की पावर p dx। इसका मतलब क्या है, e की पावर p का मान कितना है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। आपको यानी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का समाकलन करना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, x की पावर माइनस के 1/2। अब इसमें x की पावर n वाला ही सूत्र लगेगा, x की पावर n प्लस 1, चलिए मैं यहां लिखता हूं, वो तो यह आ गया, अपॉन n प्लस 1। यह आता है देखिए समाकलन x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या आता है, यानी सॉल्व करके 2 को अगर हम ऊपर ले आए और ये हो गया अंडर रूट एक्स, e की पावर 2 अंडर रूट एक्स। केवल आपसे अगर समाकलन गुणांक निकलवाएंगे तो वो ये आता है। अब आता है इसका हल निकालना। मैंने आपको देखिए यही सूत्र इसका लिखवाया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स। q का मान कितना है, q का मान देखिए ये लिखा है e की पावर माइनस के 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। ये तो q का मान है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 अंडर रूट एक्स। y इंटू ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करें, क्योंकि ये पूरा पद e की पावर, ये भी e की पावर, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो e की पावर 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स e की पावर 0, वो तो केवल 1 हो गया। यानी आपका केवल देखिए यही बचा फलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। हमें सिर्फ इसका समाकलन करना है, यानी y e की पावर 2 अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का समाकलन देखिए मैंने यहां भी कर रखा है, और वो देखिए कितना आ रहा था, वो ये आ रहा है 2 अंडर रूट एक्स, वो मैंने यहां लिख दिया 2 अंडर रूट एक्स। आप लोग चाहे दोबारा करके देख सकते हैं x की पावर n वाले मेथड से, प्लस c। ये देखिए उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताया, ये था देखिए 12। अब देखिए जो 13 है वो भी मुझे लगता है शायद इसी प्रकार के अवकल समीकरण है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका भी आपको विशिष्ट हल निकालना है, यदि y इज इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू π/2। ये आप चलिए होमवर्क में कर सकते हैं। 14 जो क्वेश्चन है, x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 ई टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1। इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0। ये मैं आपको होमवर्क में ही दूंगा, लेकिन केवल एक हिंट दे रहा हूं, ये जो अवकल समीकरण है आप लोग ऐसे खुद भी कर सकते थे। इसमें ये अवकल समीकरण चर पृथक्करणीय ही है। y वाला पद आपका dy के साथ हो जाएगा, x वाला dx के साथ, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन 15। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 में लैंग्वेज लिखी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी हैं। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि की दर किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। यानी किसी समय जो गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर है वो उस समय गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है, चलिए पहले यही लाइन क्लियर करते हैं। मैंने देखी एक लाइन बोर्ड पे पहले ही लिखी हुई है, माना किसी समय टी पर गांव की जनसंख्या पी है। किसी समय टी पर गांव की जनसंख्या कितनी है, पी। तब जो जनसंख्या वृद्धि की दर है उसे तो आप देखिए यही लिखेंगे डीपी अपॉन डीटी। ये कराएगी जनसंख्या वृद्धि की दर समय के सापेक्ष, और ये किसके समानुपाती है, इस समय जो गांव की जनसंख्या है, और वो कितनी है, पी। किसी समय गांव की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो उस समय गांव की जनसंख्या के समानुपाती है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये देखिए अवकल समीकरण ही है, यानी डीपी अपॉन डीटी। ये आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं। अगर हम समानुपाती इसका साइन हटाते हैं तो एक नियतांक हमें अपने तरफ से लगाना पड़ता है, यानी कि के पी। समानुपाती पी यानी डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू के पी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। डीपी अपॉन पी इक्वल टू के डीटी, क्योंकि मैंने चर अलग अलग कर लिए। पी वाले फलन चर पी के सापेक्ष, टी वाले फलन चर टी का खैर कोई फलन ही नहीं था, वो नियतांक ही है। अब देखिए दोनों पक्षों का अपने अपने चरों के सापेक्ष समाकलन अगर हम करें, के तो यहां पे नियतांक है, वो केवल 1 का ही करना है। तो देखिए ये तो हो गया लॉग पी बेस ई इक्वल टू 1 का समाकलन टी प्लस सी, के टी प्लस सी। लॉग पी इक्वल टू के टी प्लस सी। मैंने आपको देखिए ऐसे भी करा सकते हैं क्वेश्चन, आप लॉग के पदों में छोड़ दें, और नहीं तो शायद मैंने पहले आपको बताया था ई की पावर के रूप में। यानी अगर हमें लॉग हटाना है तो ये पूरा ई की पावर में आएगा, के टी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, P इज इक्वल टू, अब देखिए ये मैं सेपरेट भी कर सकता हूं, e की पावर के टी गुणा e की पावर c, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। e की पावर c ये खुद एक नियतांक है, हम इसे किसी और लेटर से भी लिख सकते हैं, यानी कि p इज इक्वल टू, चलिए e की पावर c जो नियतांक है मैं इसे m लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, m इंटू ई की पावर के टी। आगे लिख देता हूं जहां m इक्वल टू ई की पावर c। यह आपका देखिए सॉल्यूशन हुआ। चलिए इसका व्यापक हल मैं कह सकता हूं। अब आपको देखिए कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी। इससे पहले की तो नहीं दे रखी, तो ये 1999 वाली बात है। मैं चलिए यहां लिख देता हूं सन 1999। तो ये जो सन 1999 वाली बात है इसे मैं आरंभ में मान रहा हूं। जो सन 1999 वाली बात है इसे मैं क्या, चलिए आगे लिख देता हूं। इसका मतलब आप ये माने आरंभ में, क्योंकि यहां से इन्होंने देखिए डाटा दे रखा है, इससे पहले दे रखा होता हम उसे मान लेते आरंभ। इसे मैं आरंभ में कहूंगा, और आरंभ में का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ये बात देखिए बताई भी थी, ये क्वेश्चंस पहले आरंभ वाली कंडीशन से ही होंगे। t इज इक्वल टू 0 अगर है तो गांव की जनसंख्या कितनी है, 20,000, यानी t इज इक्वल टू 0 पर p का जो मान है जनसंख्या का वो है 20,000। ये पहले मान मुझे इसमें रखने हैं, p का मान तो मैंने 20,000 रखा, m ऐसे ही छोड़ दिया, e की पावर k इंटू 0, e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब है m का मान तो आ गया 20,000। चलिए मैंने ये नोट कर लिया, एक नियतांक का तो कम से कम मान निकल आया। अब आता है देखिए सन 2004 वाली बात, मैं यहां लिख देता हूं सन 2004। इसका मतलब क्या हो गया, सन 1999 से 2004 तक टोटल कितने साल हो गए, 5 साल। यानी इसका मतलब क्या है, मैं यहां पे देखिए इस तरह से लिख देता हूं, 5 वर्ष बाद। आपको यहां ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था,
5 वर्ष बाद। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 5 पर p इज इक्वल टू 25,000, क्योंकि जनसंख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 25,000। अब देखिए क्या लिखें, p का मान तो 25,000 इक्वल टू m का मान हम देखिए निकाल चुके हैं। चलिए मैं m का मान रख देता हूं यहां पर 20,000, क्योंकि m का मान हम निकाल चुके, इंटू e की पावर kt। t का मान कितना है 5, तो e की पावर 5k। 20,000 को हम बटे में लाए, यानी 25,000 बटे 20,000 e की पावर 5k। ये देखिए कैंसिल आउट हुआ, 5 बटे 4। आप लोग चाहें तो देखिए अगर k का मान निकालें तो वो लॉग में आएगा, 1 बटे 5 लॉग 5 बटे 4, और नहीं तो यही इतना भी छोड़ सकते हैं, e की पावर 5k इक्वल टू 5/4। चलिए k का मान भी एक तरीके से निकल आया, ये k का मान ही मान सकते हैं हम। अब इन्होंने क्या कहा है, सन 2009 में जनसंख्या कितनी होगी, सन 2009 में जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए इस पर आप ध्यान नहीं दें, आप आरंभ से कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ये देखिए मैं यहां लिख देता हूं, आरंभ वाली कंडीशन जो भी हो उसके 10 वर्ष बाद। आपको फिर यहीं से ही नोट करना है, क्योंकि जो समीकरण हमने बना रखी है, m का मान जो निकाला वो आरंभ की कंडीशन पे ही निकाला है। देखिए 10 साल बाद, यानी t इज इक्वल टू 10 पर p कितना होगा, यानी जनसंख्या कितनी होगी, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो p का मान, देखिए p का मान तो हमें निकालना है, m वो हम निकाल चुके, कितना 20,000 इंटू t का मान 10 वर्ष, e की पावर 10 की। अब आप लोग देखिए ये सोचेंगे हमें k का मान यहां से कैसे रखें, तो देखिए मैंने इसलिए k का मान नहीं निकाला था क्योंकि जो e की पावर 10k है ये e की पावर 5k का स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि घात की घात जब होती है इनकी गुणा होती है, तो ये 10k हो गया। हमने 10k को इस तरीके से लिख के दिखाया, e की पावर 5k का वर्ग, और e की पावर 5k का मान हमें पता है 5/4, तो 5/4 का वर्ग, 5/4 का वर्ग यानी कि 25/16। ये 16 से देखिए शायद पूरा पूरा कैंसिल भी हो जाएगा, 1250 गुणा 25 यानी कि 31,250। ये हुई जनसंख्या 10 वर्ष बाद। जनसंख्या कितनी होगी, 31,250। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता दिया, इस तरीके का एक ही, वैसे एक्सरसाइज में और भी दिए हुए थे। 16 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, इसका व्यापक हल क्या है, y को गुणा में ले जाएं वो तो 0 ही हो गया, फिर आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। 18वां क्वेश्चन देखिए, वो भी आप होमवर्क में करेंगे, उसमें हिंट नहीं दूंगा मैं, वो किस प्रकार के अवकल समीकरण है या आप खुद देखेंगे। 17वां क्वेश्चन जो देखिए मैंने आपको बता रखा है, dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल टू एस तरीके से लिखी है, यहां r और s ना लिख के इन्होंने p1 और q1 कर दिया है। ये इसी प्रकार की रेखीय अवकल समीकरण है, dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, r और s की जगह चेंज हो गया है। तो इसका जो देखिए व्यापक हल होगा वो a और b तो नहीं हो सकते, वो तो dy अपॉन dx वाली फॉर्म के होते हैं, c और d में से कोई ना कोई होगा। c ऑप्शन बिल्कुल सही है, e की पावर r dy मैंने ये लिखवाया था इक्वल टू s इंटू e की पावर r dy, इसका समाकलन प्लस c, इसका c ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 16 18 मैंने आपको होमवर्क में दिए, 14 भी मैंने होमवर्क में दिया है, 13 भी। तो ये देखिए ये पूरा चैप्टर यानी कि अवकल समीकरण ये अब कंप्लीट होता है। आपने 3 या शायद 4 प्रकार के अवकल समीकरण पढ़नी, एक विविध प्रश्नावली में भी आपने पढ़ी थी। अब देखिए जो अगला चैप्टर होगा वो है आपका वेक्टर यानी कि सदिश ज्यामिति, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कितने मिनट की है?